नमस्कार। ईपीजी पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर विजया सती दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हिंदू कॉलेज में हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम फिर पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर कुछ बातचीत करेंगे। आज का विषय है क्रोचे के चिंतन में कला, नैतिकता और सौंदर्य बोध का स्वरूप। इस पाठ के अध्ययन के उपरांत आप कला संबंधित क्रोचे के विचार जान सकेंगे। कला और नैतिकता पर क्रोचे के विचारों से भी आपका परिचय होगा। सौंदर्य बोध की क्रोचे की अवधारणा आप समझेंगे। अभिव्यंजना में कला, नैतिकता और सौंदर्य बोध का महत्व भी आप जान सकेंगे। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक क्रोचे का जन्म इटली में हुआ था। वे न केवल एक कला मीमांसक अपितु एक गंभीर तत्ववेत्ता दार्शनिक भी थे। हिंदी जगत से क्रोचे का पहला परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कराया। वे क्रोचे के अभिव्यंजनावाद को हिंदी साहित्य के लिए अच्छा नहीं मानते थे। उनको डर था कि क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कहीं हिंदी कविता को भी कलावाद के रास्ते पर न ले जाए। दरअसल इटली में शुरू से ही चित्रकला, मूर्तिकला, नक्काशी आदि की तरह कविता को भी कला का एक रूप माना जाता था। परिणाम यह हुआ कि कविता में भी एक्सप्रेशन या अभिव्यंजना को सब कुछ माना जाने लगा। कला, नैतिकता और सौंदर्य बोध पर भी क्रोचे ने अपने विचार रखे हैं। उनके इन्हीं विचारों को समझने बूझने का प्रयास यहाँ किया जाएगा। क्रोचे का जन्म 1866 में हुआ और मृत्यु 1952 में। क्रोचे से पहले 19वीं शताब्दी में कला के लिए सिद्धांत उभर चुका था। उसे दृढ़ आधार प्रदान करने में क्रोचे की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने प्रैक्टिकल इनोसेंस ऑफ आर्ट की मान्यता प्रस्तुत की एवं कलावाद तथा स्वच्छंदतावाद को स्थापित किया। उनके लिए कला व्यावहारिक रूप से जगत निरपेक्ष, अखंड, नियमों से परे, उपदेश विहीन, सौंदर्य से पूर्ण और अंतः प्रज्ञा से निस्सृत है। कला नैतिक या अनैतिक नहीं होती, कला बस कला होती है। क्रोचे के लिए कला किसी भी नियम और नैतिकता से मुक्त अपने आप में संपूर्ण है। उसका काम समाज सुधार नहीं होता, आनंद प्रदान करना भी उसका दायित्व नहीं है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक के रूप में सामने आने वाले क्रोचे मूलतः एक आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनका उद्देश्य साहित्य में आत्मा की अंतःसत्ता स्थापित करना था। इनसे पूर्व कांट ने मन तथा बाह्य जगत के तादात्म्य और समन्वय का प्रतिपादन करते हुए दृश्य जगत की उपेक्षा की और हीगेल ने कांट की मान्यता स्वीकार करते हुए दृश्य जगत को भी महत्व प्रदान किया। इसके विपरीत क्रोचे ने केवल मानसिक प्रक्रिया को ही महत्व दिया। उनकी दृष्टि में बाह्य उपकरण गौण साधन मात्र हैं। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद कला के मूल तत्व की खोज का प्रयास है। कला का वास्तविक तत्व क्या है अथवा उसकी आत्मा क्या है, इस विषय पर क्रोचे ने अपना गंभीर विवेचन प्रस्तुत किया, जो सूक्ष्म भी है। क्रोचे के समस्त सौंदर्य विवेचन में आत्म तत्व प्रतिष्ठित है। यह आत्म तत्व कलाकार की चेतना है। इस आत्म तत्व को क्रोचे ने आंतरिक अभिव्यक्ति कहा है, जो इस जगत में मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रतिक्रिया करती है। क्रोचे के अनुसार मानसिक या ज्ञान की क्रियाओं के दो भेद हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक। इन्हीं को उन्होंने क्रमशः सांसारिक ज्ञान, बोध और सांसारिक क्रियाएं भी कहा है। कलाकार की मानसिक शक्ति या उसका सांसारिक बोध दो प्रकार से व्यक्त होता है। एक प्रकार सहज बोध का है, जो भावात्मक है। इसमें तर्क का आश्रय नहीं लिया जाता,
अपितु हृदय की सहज गति को अंकित करने का प्रयास रहता है। इसे क्रोचे ने सहजानुभूति या अंतः प्रज्ञात्मक कहा है। इसी सहजानुभूति से कला का जन्म होता है। मानसिक बोध का दूसरा प्रकार बुद्धि प्रधान है। इसमें व्यक्ति विचार या तर्क द्वारा जगत के रहस्यों को समझता है और उनके विषय में अपनी धारणा बनाता है। इसे क्रोचे ने तर्क ज्ञान कहा है। व्यावहारिक क्रिया पक्ष के भी दो प्रकार हैं, एक आर्थिक और दूसरा नैतिक। आर्थिक का अर्थ है उपयोगिता तथा नैतिक का अर्थ है जीवन और जगत के व्यवहारों का सामाजिक दृष्टि से मूल्यांकन। इनमें सहजानुभूति क्रिया ही प्रमुख है। वही क्रोचे के कला विवेचन का आधार प्रस्तुत करती है। ये चार व्यापार हैं, पहला सहज ज्ञान, दूसरा तर्क ज्ञान, तीसरा आर्थिक और चौथा नैतिक। क्रोचे ने अपनी सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक, जिसका प्रकाशन 1902 में हुआ था, इस पुस्तक में कला को मनुष्य के ज्ञान का केंद्र माना। उन्होंने कहा कि मनुष्य सामान्य जीवन के नियमों को कला पर लागू नहीं करता। साधारण जीवन में लगातार रुझान अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान के प्रति रहता है। कहा जाता है कि कुछ सत्यों को अभिव्यक्त करना असंभव है। ये न्याय वाक्यों द्वारा प्रकट नहीं किए जा सकते। इन्हें अंतः प्रज्ञात्मक तौर पर ही ग्रहण किया जा सकता है। क्रोचे की मान्यता है कि अंतः प्रज्ञा और अभिव्यंजना अखंडित हैं, अविभाज्य हैं, अतः कला भी अखंड होती है। कोई भी कलाकृति किसी कलाकार के मन में अखंड और अविभाज्य रूप में ही स्फुरित होती है। इस स्फुरण में ही वह अभिव्यंजित होती है। यह अभिव्यंजना ही कलात्मक रूप ग्रहण करती है। इस तरह कला आंतरिक रूप में घटित होती है। वह पहले कलाकार के हृदय में कौंधती है। कोई चित्रकार या मूर्तिकार किसी चित्र या मूर्ति को खंडित रूप में नहीं देखता। उसके मन में पूरा चित्र या संपूर्ण चित्र होता है। बाह्य अभिव्यंजना अवश्य ही कई चरणों में पूरी होती है। चित्रकार धीरे धीरे रंग भरकर चित्र पूरा करता है। मूर्तिकार एक एक अंश तराश कर पूरी मूर्ति तैयार करता है। किंतु कला अपने अभिव्यंजना काल में खंडित नहीं बल्कि अखंड रूप में मौजूद होती है। क्रोचे का यह भी मानना है कि कला वास्तव में अभिव्यंजना के रूप में प्रकट होती है, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक अभिव्यंजना कला होगी। क्रोचे ने कला को ज्ञान की कुंजी माना। कला को ज्ञान नहीं माने जाने का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि आलोचकों ने कला को एक भावना के रूप में ग्रहण किया है। उन्होंने इसे सैद्धांतिक तथ्य में अस्वीकृति दी है। कलाकार अपने समाज की उपज होता है, वह वहीं से संस्कार ग्रहण करता है। लोक एवं शास्त्र उसके ज्ञान और अनुभव का आधार होते हैं। कला की अभिव्यंजना से कलाकार के हृदय में सौंदर्यपरक आनंद उपजता है। उसके आनंद आस्वादन की बाह्य अभिव्यक्ति कला को उसका रूप प्रदान करती है। इस प्रक्रिया में उक्त में से प्रथम 3 व्यापार आंतरिक रूप से घटित होते हैं। अंतिम भाग बाह्य संसार में स्वरूप पाता है। क्रोचे के अनुसार कला मुक्ति है। मनुष्य अपने संस्कारों को विस्तृत भाव से प्रस्तुत कर स्वयं मुक्ति पा लेता है। अपने संस्कारों को ठोस रूप में प्रकट कर वह स्वयं को उनसे अलग कर लेता है। कला की क्रियात्मकता के 2 महत्वपूर्ण पक्ष हैं, मुक्तिदायक एवं शुद्धिपरक। अपनी भावनाओं और संस्कारों की अभिव्यंजना कर मानव मुक्ति का आनंद पाता है।
कला की सौंदर्यपरकता उसे और शुद्ध करती चलती है। अपने समाज बोध और संस्कारों से कलाकार जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसी के अनुरूप वह कला को ठोस रूप देता है, जिसे हम शिल्प के नाम से जानते हैं। कला और शिल्प में भेद नहीं होता। वास्तव में शिल्प कलाकार का अपना वैशिष्ट्य होता है, जो उसे दूसरे कलाकार से अलग करता है। कलाकार की प्रतिभा और शिल्प निरंतर उसे आनंद, मुक्ति और शुद्धि प्रदान करते हैं। यद्यपि क्रोचे कला सृष्टि में कलाकार की पराधीनता की भी बात करते हैं, कला स्वतः स्फुरित होती है, अतः उसके चयन का प्रश्न ही नहीं उठता। उनके अनुसार कला के विचार के प्रसंग में कला के प्रयोजन और वस्तु चयन का प्रश्न नहीं उठना चाहिए। एक सच्चा कलाकार वास्तव में अपनी कला के साथ स्वयं को एकात्म अनुभव करता है। वह कला सृजन के क्षण के निकट आने का अनुभव कर सकता है, किंतु कैसे और कब नहीं कहा जा सकता। वह इसे अपनी इच्छानुसार भी नहीं रख सकता। कला जब बाह्य संसार में प्रकट होकर भावक के पास पहुंचती है, तब वह भी अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा उसका आस्वादन करता है। उसमें भी वही कलात्मक अंतःप्रज्ञा जागती है जो कलाकार में जागृत हुई थी। इस अंतःप्रज्ञा के जागने पर भावक भी कलाकार जैसा आनंद पाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में इस प्रक्रिया को साधारणीकरण कहा जाता है। साधारणीकरण में सहृदय को कलाकार जैसी रसानुभूति होती है। नितांत वैयक्तिक होने के कारण कला की नैतिकता के समाज सापेक्ष होने के आग्रह का निर्वाह कठिन हो जाता है। कलाकार यद्यपि अपने प्रभाव और संस्कार समाज से ग्रहण करता है, फिर भी कला की उत्पत्ति वैयक्तिक हो जाती है, क्योंकि उसके बाह्य अभिव्यंजना और उसका रूप कलाकार का निजी मामला बन जाता है। कला अंततः आत्मनिष्ठ वस्तु के रूप में सामने आती है। नैतिकता के संबंध में क्रोचे का मानना है, चूंकि मनुष्यों के बहुलांश में एक सक्रिय नैतिक आत्म पाया जाता है और इसकी संपूर्ण अनुपस्थिति एक दुर्लभ और संभवतः अविद्यमान दुष्टता है, अतः यह माना जा सकता है कि जीवन में आर्थिक सक्रियता में नैतिकता भी समाहित रहती है। क्रोचे उपयोगितावादियों की आलोचना करते हैं। उपयोगितावादियों की दृष्टि में नैतिकता बाहर की वस्तु है, जबकि क्रोचे नैतिकता को आंतरिक तत्व मानते हैं। व्यावहारिक जीवन में सौंदर्य परक अंतःप्रज्ञा घटना या प्रकृति से परिचित होती है तथा दार्शनिक अंतःप्रज्ञा परासत्ता या आत्म में संबद्ध है। इनके साथ नैतिक क्रिया सच्चे आत्म की आकांक्षा और स्वरूप के रूप में पहचानी जानी चाहिए। सौंदर्य, नैतिकता एवं तर्क भाव को सुंदर, नैतिक एवं बौद्धिक रंगों में प्रकट करने के माध्यम हैं। भाव को श्रेणियों में विभाजित न कर उसका अध्ययन करना अधिक श्रेयस्कर है। थियरी ऑफ प्ले के अंतर्गत क्रोचे ने सौंदर्य परक सुखवाद की चर्चा की है। उन्होंने कहा कि खेल या क्रीड़ा की धारणा अभिव्यंजित तथ्य को समझने में कभी-कभी सहायक होती है। मनुष्य जब स्वयं को प्राकृतिक एवं मशीनी दुर्घटनाओं से मुक्त कर आध्यात्मिक धरातल पर सक्रिय होता है, तब उसकी प्रथम क्रीड़ा कला है। इसमें सौंदर्य क्रीड़ा का निर्मित अंश है, किंतु क्रीड़ा के उद्देश्य से नैतिकता का संचार नहीं किया जा सकता। क्रीड़ा स्थल पर इसे उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि यह क्रीड़ा को प्रभावित और नियंत्रित करने वाली है। सौंदर्य शास्त्रीय सुखवाद और नैतिक शास्त्र के अंतर्गत क्रोचे कहते हैं कि कला को सुखवाद के रूप में रखा गया है, किंतु दार्शनिक इसे पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। वे एक या एकाधिक आध्यात्मिक मूल्य
या मूल्यों, सत्य अथवा नैतिकता को उसमें जोड़ देते हैं। क्रोचे आत्मवादी दार्शनिक हैं। उनकी सौंदर्य विवेचना में आत्मवाद प्रतिष्ठित है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एस्थेटिक एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक में उन्होंने एस्थेटिक शब्द पर विचार किया। एस्थेटिक शब्द ग्रीक शब्द आइस्थेसिस या आइस्थेटिक्रोस से निष्पन्न है, जिसका सामान्य अर्थ है इंद्रिय प्रत्यक्ष अथवा इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया गया ज्ञान। किंतु क्रोचे द्वारा इस शब्द के व्यवहार के पश्चात यह सौंदर्यात्मक ज्ञान के लिए रूढ़ हो गया, जिसका हिंदी अनुवाद सौंदर्य शास्त्र मान्य हुआ। अपनी पुस्तक एस्थेटिक के प्रथम भाग में क्रोचे ने सौंदर्य शास्त्र का सैद्धांतिक विश्लेषण किया है। द्वितीय भाग में उसका इतिहास निरूपित किया है। क्रोचे ने सौंदर्यवादी दृष्टिकोण से साहित्य, कला और शिल्प की विवेचना की है। सौंदर्य की अंतर्वस्तु और रूप पर विचार करते हुए क्रोचे कहते हैं, वस्तु और रूप का संबंध अथवा अंतर्वस्तु और रूप का संबंध, जो कि सामान्यतः कहा जाता है, सौंदर्य शास्त्र के सबसे विवादास्पद प्रश्नों में से एक है। क्या सौंदर्य केवल अंतर्वस्तु में है अथवा केवल रूप में है या दोनों में है? कला पर विचार करते समय सौंदर्य की चर्चा आवश्यक हो उठती है, क्योंकि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या कृति की कलात्मकता के साथ सौंदर्य आंतरिक तत्व है। उसका आस्वादन एक बड़ी सीमा तक सौंदर्य के आस्वादन से आबद्ध है। इसलिए क्रोचे कला को केवल अंतर्वस्तु मानने के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि सौंदर्य शास्त्रीय तत्वों में सौंदर्यात्मक क्रियाएं प्रभाव से न केवल मिलती हैं, बल्कि इससे स्थापित और विकसित भी होती हैं। प्रभाव अभिव्यंजना में पुनः उभर कर सामने आता है, ठीक वैसे ही जैसे पानी छाने जाने पर पुनः पानी ही रहता है, यद्यपि उसमें अंतर आ जाता है। अतः सौंदर्यात्मकता केवल रूप है, रूप के अतिरिक्त कुछ नहीं। क्रोचे कहते हैं, सभी संस्कार सौंदर्यात्मक अभिव्यंजना और निर्माण में सम्मिलित हो सकते हैं, पर इनमें से कोई भी ऐसा करने को बाध्य नहीं है। क्रोचे की धारणा है कि शुद्ध सौंदर्य से ही कला का निर्माण हुआ है। इसे सुखवाद और शिक्षा शास्त्रीय सौंदर्य शास्त्र के विरुद्ध खड़ा किया जाता है। कला को केवल ऐन्द्रिक सुख तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। यह आत्मा की गहरी और ऐसी रहस्यात्मक अनुभूति हो सकती है जिससे यह जगत अपरिचित है। किसी कला की सार्थकता उसकी अभिव्यंजना में है और उसका सौंदर्य भी। सौंदर्य का कोई मानदंड नहीं होता। सौंदर्य के स्तर की भिन्नता को मापा नहीं जा सकता, जबकि कुरूपता के स्तर को मापा जा सकता है। तनिक कुरूप और अत्यधिक कुरूप में अंतर है। यदि कोई संपूर्णतः कुरूप है तो यह सुंदरता रहित होना है। ऐसा होते ही कोई कुरूप नहीं रहेगा, क्योंकि इसके अस्तित्व का आधार अंतर्विरोध ही यदि समाप्त हो गया तो इसका अस्तित्व यानी कुरूपता भी समाप्त हो जाएगी। क्रोचे संप्रत्ययों एवं सौंदर्य शास्त्रीय संप्रत्ययों पर भी विचार करते हैं। वे मंतव्य देते हैं कि सौंदर्य शास्त्रीय तत्वों में सांसारिक घटनाओं और पदार्थों का समावेश कलाकार करता है। कई बार यह आकस्मिक होता है और कई बार यह प्रक्रिया में निबद्ध होता है। क्रोचे के लिए कला में सौंदर्य की प्रधानता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अभिव्यंजनावाद की प्रस्तुति जिस एस्थेटिक एज साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिक नामक ग्रंथ में हुई है, उसमें एस्थेटिक अर्थात सौंदर्य शास्त्र संबंधी मीमांसा ही प्रमुख है। कह सकते हैं कि क्रोचे के कला दर्शन की आधार भूमि सौंदर्य है। वे उन आलोचकों से तत्वतः भिन्न हैं जो कला को खंडशः विश्लेषित करते हैं। क्रोचे समुचित सौंदर्य के समर्थक हैं
जो कला में संपूर्णतः रहता है, उसके किसी खंड में नहीं। उनकी अभिव्यंजना का मूल्य सौंदर्य बोध है, केवल सौंदर्य। वे कलात्मक, बौद्धिक, आर्थिक एवं नैतिक मूल्यों अथवा मूल्यहीनता को जिन पदबंधों से उपस्थित करते हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सुंदर। केवल सफल अभिव्यंजना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सत्य में भी सुंदरता महत्वपूर्ण है। किसी सफल उपलब्धि, नैतिक कार्य, बौद्धिक कार्य में भी सौंदर्य का प्रधान स्थान है। वे बौद्धिक सौंदर्य, सुंदर क्रिया या कार्य, नैतिक सौंदर्य की बात करते हैं। आलोचकों को भ्रम से बचाने के लिए वे सौंदर्य शब्द का प्रयोग सफल अभिव्यंजना के लिए न करने की बात भी करते हैं, किंतु इसके साथ ही यह भी कहते हैं कि हम सुंदरता को सफल अभिव्यंजना कह सकते हैं या इससे बेहतर केवल अभिव्यंजना कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि असफल अभिव्यंजना अभिव्यंजना ही नहीं है। क्रोचे कुरूपता को भी सुंदरता के अस्तित्व से व्याख्यायित करते हैं। कुरूप तथा सौंदर्य के तत्व जिनसे कुरूपता निर्मित है। इस शीर्षक लेख के अंतर्गत वे असफल अभिव्यंजन को कुरूप मानते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि क्रोचे के यहाँ कला, अंतःप्रज्ञा, अभिव्यंजना, कल्पना, रम्य कल्पना, सौंदर्य आदि शब्दों के अनेकार्थ प्रयोग हुए हैं। कई बार ये शब्द रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिससे उनका अर्थ आसानी से समझने में उलझन होती है। क्रोचे कृत्रिम सौंदर्य से कला के पुनरुत्पादनों के साधनों को भी विलग करते हैं। लेखन में वर्ण, अक्षर, संगीत के ध्वनि चिन्ह तथा सभी छद्म भाषाओं को वे फूलों और झंडों की भाषा से अलग करते हैं। वे लेखन को कलात्मक आवश्यकता सा सीधा भौतिक तथ्य नहीं मानते। वे इसे केवल संकेत मानते हैं, जो भौतिक तथ्यों की अभिव्यक्ति के साधन भर हैं। क्रोचे कलात्मक और हीन कलात्मक या कम कलात्मक के भेद का उपहास करते हैं। इसे वे सुंदर वस्तुओं के संग्रह से समझाते हैं और लिफाफे का उदाहरण देते हैं। भांति भांति के सुंदर, असुंदर, उपयोगी, अनुपयोगी लिफाफे। एक लिफाफा एक कार्य के लिए उपयोगी तो दूसरे के लिए अनुपयोगी। पीला लिफाफा कानूनी नोटिस भेजने के लिए उपयुक्त तो प्रेम पत्र भेजने के लिए अनुपयुक्त। इनमें कौन सा सुंदर है, कौन सा असुंदर है? सौंदर्य की कोई भौतिक सत्ता नहीं है। अतः ऐसे उत्साहियों को इस हास्यास्पद प्रयासों की कठिनाइयों से बचाया जाना चाहिए। अपनी पुस्तक में क्रोचे ऐसे उत्साही किंतु बचकाने सौंदर्य प्रेमियों पर और समय नष्ट करने से मना कर देते हैं। निष्कर्षतः हम यह समझ पाते हैं कि आत्मवादी दार्शनिक क्रोचे के समग्र विवेचन में आत्मवाद की प्रतिष्ठा है, विशेषकर उनके सौंदर्य विवेचन में। कोई भी अभिव्यंजना सौंदर्य निरपेक्ष नहीं होती। यह एक भ्रम मात्र है कि ऐसी अभिव्यंजना संभव है जो न सुंदर हो न कुरूप। कलात्मक क्रियाएं सुंदर और कुरूप के विशिष्ट संज्ञान से लैस होती हैं। अतः उनमें सौंदर्य की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों ही उसकी आधारभूत आवश्यकताएं हैं। कुरूपता को यदि कला में स्थान मिलता है तो इसलिए कि वह सौंदर्य को पराकाष्ठा पर पहुंचाए। कला में कुरूपता सौंदर्य के सेवक और उत्प्रेरक का कार्य करती है। कला के प्रकटन या उत्पादन के 4 चरणों से संपूर्ण चक्र में सौंदर्य का आनंद उठाना सबसे महत्वपूर्ण अंश प्रतीत होता है। क्रोचे शारीरिक सौंदर्य या वस्तु के सौंदर्य के अभिमत से सहमत नहीं हैं। सौंदर्य एक भौतिक तथ्य नहीं है, यह वस्तु में नहीं होता, अतः मनुष्य की क्रियाओं और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में होता है। क्रोचे प्राकृतिक सौंदर्य और कृत्रिम सौंदर्य की चर्चा करते हुए प्रकृति को सुंदर मानते हैं। जब हम किसी प्राकृतिक दृश्य को सुंदर कहते हैं तो उसे कलात्मक रूप से नहीं भोगते।
किसी प्राकृतिक वस्तु के कलात्मक स्तर पर आस्वादन हेतु हमें उसे उसकी भौतिक तथा ऐतिहासिक बंदिशों से मुक्त करना होगा। प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता का जैसा आनंद कलाकार उठाता है, वैसा ही आनंद कोई प्राणी विज्ञानी या वनस्पति शास्त्री नहीं उठा सकता। प्रकृति में कल्पना के समावेश के बिना कुछ भी सुंदर नहीं है। कल्पना के समावेश के साथ ही प्राकृतिक वस्तु या दृश्य अभिव्यंजना योग्य हो जाती है। वे आत्मा के अनुसार किसी मामूली ही सही, उदास या प्रसन्न, महान या तुच्छ, मीठी या उपहासास्पद पर निश्चित अभिव्यंजना योग्य हो जाती है, जो अंततः इस प्राकृतिक सौंदर्य तक पहुंचाती है। कलाकार में कला का स्फुरण एकाएक होता है, इसलिए वह इसके चयन में स्वाधीन नहीं है। कला के स्फुरण के साथ ही उसकी अभिव्यंजना भी हो जाती है। इस अभिव्यंजना से चयन का ही नहीं, सौंदर्यात्मक बोध का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। क्रोचे इस बोध की समस्या को संस्कार और अभिव्यंजना तथा रूप को अंतर्वस्तु से विशिष्ट रूप में न देखे जाने से जोड़ते हैं। क्रोचे कला की वैयक्तिकता की बात करते हैं। कला संपूर्णतः कलाकार की निजी अंतःप्रज्ञा और अभिव्यंजन पर निर्भर करती है। कलाकार ही उसे बाह्य और ठोस रूप प्रदान करता है। परिणामतः क्रोचे कला के लिए सिद्धांत के समर्थक के रूप में सामने आते हैं। क्रोचे द्वारा कला को सभी प्रकार की नैतिकताओं से सर्वथा मुक्त या निरपेक्ष माने जाने की बृहत आलोचना हुई है। कला सामाजिक उत्पादन के रूप में देखे जाने पर उसकी उपयोगिता भी काम्य है। इस सब की अनुपस्थिति में कला मूल्यों का निर्धारण अपेक्षाकृत कठिन कार्य हो जाएगा। कहा जा सकता है कि क्रोचे ने कला, नैतिकता और सौंदर्य पर विस्तार से विचार किया है। उनकी मान्यताओं से संपूर्ण सहमति भले ही न जताई जा सके, किंतु उनकी विलक्षणता संदेह से परे है। क्रोचे के उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट है कि वह कला सृजन और कला आस्वादन की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं मानते। दोनों क्रियाएं एक ही क्रिया के दो रूप हैं, या यूँ कहिए कि जिस मार्ग पर चलकर कलाकार जिस मंजिल पर पहुंचता है, उसी मंजिल पर सामाजिक भी उसी मार्ग से पहुंचता है। इतना अंतर अवश्य है कि कलाकार की क्षमताएं अधिक होती हैं, अतः वह नेतृत्व करता है, जबकि सामाजिक कलाकार का अनुकरण करता है। क्रोचे के विचार से सामान्य अनुभूति और कलाजन्य अनुभूति में गहरा अंतर है। सामान्य अनुभूति के मुख्यतः दो रूप हैं, सुख और दुख। सुख दुख का संबंध हमारी चार मूलभूत प्रवृत्तियों में से आर्थिक व्यावहारिक से है, जबकि कला का संबंध सहजानुभूति से है। अतः सामान्य अनुभूति का क्षेत्र ही कला से पृथक सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में उसे कलाजन्य अनुभूति के समकक्ष कैसे रखा जा सकता है? फिर भी क्रोचे सामान्य प्रसन्नता और कलाजन्य आनंद में गुणों का नहीं, मात्रा का अंतर मानते हैं। नाटक के नायक की विभिन्न परिस्थितियों को देखकर हम हंसते, आंसू बहाते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं, किंतु हमारा यह हंसना, आंसू बहाना या आनंद सामान्य सुख दुख से हल्का होता है। सामान्य जीवन के सुख दुख वास्तविक एवं गंभीर होते हैं, जबकि कलाजन्य सुख दुख अवास्तविक, काल्पनिक एवं ऊपरी होते हैं। अतः क्रोचे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि कलाजन्य अनुभूति सामान्य अनुभूति से भिन्न होती है। इस प्रकार से क्रोचे का अभिव्यंजनावाद विचारों की दृष्टि से विशुद्ध अभिव्यंजनावाद है। वह अपनी बात को इस ढंग से कहते हैं कि पाठक पढ़कर चौंकता है, सोचता है और उलझता है, किंतु असंगतियों और त्रुटियों के बावजूद इतना अवश्य स्वीकार किया जा सकता है कि उसके प्रभाव के कारण कला और साहित्य को दार्शनिकता, बौद्धिकता, नैतिकता एवं उपयोगिता के नियंत्रण से मुक्ति मिली।
साथ ही शैली के बाह्य एवं आरोपित चमत्कारिक तत्वों की अपेक्षा अनुभूति की सहज अभिव्यक्ति को बल मिला। अतः कला का लक्ष्य केवल कला या सौंदर्य मानने वालों की दृष्टि से क्रोचे का महत्व अत्यधिक है, ऐसा निस्संकोच कहा जा सकता है। धन्यवाद।